हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। तो आज का जो लेक्चर है वो लेना तो था बोर्ड पर तबीयत थोड़ी नासाज है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसी स्लाइड पर। तो चलिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं पूरा पूरा। तो प्रोटीन बफर सिस्टम, तो प्रोटीन बफर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो पहली बात आती है, पहला पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं कि मेनली एन इंटरसेल्युलर बफर सिस्टम। मैंने आपको कहा था कि बॉडी में दो प्रकार के आपके फ्लूइड्स होते हैं, कुछ इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होते हैं। तो इंटरसेल्युलर बफर सिस्टम इसलिए कहा क्योंकि इंटरसेल्युलर बफर सिस्टम इसलिए कहा क्योंकि इंटरसेल्युलर फ्लूइड जो हैं उनके पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है कहीं ना कहीं, तो इसको बोला गया। दूसरा पॉइंट कहता है more concentrated than either bicarbonate और phosphate बफर। चाहे बाइकार्बोनेट हो चाहे फॉस्फेट बफर हो, जो है दोनों के दोनों से ये कंसंट्रेटेड होता है ज़्यादा। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है बिहेव्स एज बफर इन बोथ, बोथ में मतलब बफर जैसा कार्य करता है, दोनों तरीके से बफर जैसा बिहेव करता है। किस में? प्लाज्मा और सेल में, दोनों में। जैसे कि अगर ये सेल है तो इसके अंदर भी ये बफर का ही कार्य कर रहा है, और अगर इधर प्लाज्मा है तो यहाँ भी बफर का कार्य ही कर रहा है। कहने का तात्पर्य यही है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट कहता है आपसे कि प्लाज्मा प्रोटीन 2% 2% ऑफ द टोटल बफर कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मा, यानी कह रहा है प्लाज्मा प्रोटीन्स 2% ऑफ द मतलब टोटल बफर कैपेसिटी के जो है, अगर कहें कि प्लाज्मा प्रोटीन 2% ऑफ द टोटल बफर कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो है टोटल बफर कैपेसिटी के, या टोटल बफर कैपेसिटी इसकी ऐसा भी कह सकते हैं कि 2% है प्लाज्मा प्रोटीन के। तीसरी चीज कहता है एक्सीलेंट बफर्स कंटेन बोथ एसिड एंड बेस ग्रुप दैट कैन गिव अप और टेक अप हाइड्रोजन आयन। यानी मैंने आपको बताया था बॉडी में दो कंडीशंस होती हैं। मैंने आपको बताया था कि पीएच अगर घट रहा है तो एसिड बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को अगर बोलते हैं तो बोलते हैं एसिडोलोसिस। भी कह सकते हैं कि एसिड की मात्रा बढ़ रही है, और अगर फ्लूइड्स में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ रही है तो एल्कलोसिस बोलते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो मैंने आपको बताया है कि ये क्या करता है। मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन आयन दे भी सकता है, यानी कहने का तात्पर्य इसका ये है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज भी कर सकता है और हाइड्रोजन आयन ले भी सकता है दूसरे से। और ये वाला पॉइंट कहता है द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स टू सर्व एज बफर डिपेंड ऑन देयर अमीनो एसिड कंपोजिशन। आपको पता है कि प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन जो है ना किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। यानी अगर बेसिक यूनिट की बात करूं प्रोटीन की, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो वो अमीनो एसिड की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है प्रोटीन की एबिलिटी के वो बफर के जैसा सर्व जो कर रहा है, वो डिपेंड करता है बच्चों उस पर। चलिए नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। ये कहता है, नेक्स्ट में कहता है कि द द इमिडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टिडिन, जो इमिडाजोल ग्रुप है हिस्टिडिन का, वो मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर है प्रोटीन बफर। ठीक है, कि इसमें जो कंट्रीब्यूट करता है, यानी जो प्रोटीन बफर में जो कंट्रीब्यूट करता है, वो ये ग्रुप जो है एक मोस्ट इफेक्टिव ग्रुप है जो कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा इसने कहा हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर, प्रोटीन बफर जो है हीमोग्लोबिन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार बीएससी के छात्रों, एमएससी के छात्रों, भी फार्मा के छात्रों, तो पूछा जाता है कि कोई भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप प्रोटीन बफर बताइए, तो आप टिक करके आएंगे हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स और टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बैक करता है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन की कहानी सुनिए। हीमोग्लोबिन, मैं तो रास्ते पे जा रहा था,
मैं तो भेलपुली का रहा था। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं कैरी करता है। और अगर मैं कहूँ आम भाषा में कि हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी कार्य जो है हीमोग्लोबिन करता है कहीं ना कहीं हद तक। अगर देखा जाए ब्लड ब्लड में कहने का मतलब क्या है, अब आपने बहुत बार सुना कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो है खून का रंग लाल होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का लंग्स से टिश्यू तक, यानी लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का ये कार्य, यानी ऑक्सीजनेटेड करने का चीज़ें, वो कार्य भी कहीं ना कहीं हद तक करता है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे सिस्टम है जो सपोर्टिव में है, वो चीज़ अलग बात है। दूसरा आपसे चीज़ ये कह रहा है इसी पॉइंट के भीतर कि एट द टिश्यू लेवल एच बी बाइंड्स टू एच पॉजिटिव आयन। टिश्यू लेवल पर एच बी जो है हीमोग्लोबिन बाइंड करता है एच पॉजिटिव आयंस पर, एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट CO2 एज बाइकार्बोनेट आयन। CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है किसके किसके जैसे बाइकार्बोनेट आयन विद मिनिमम चेंज इन पीएच। ठीक है, और इस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी मेन मेन चीज आपसे कहना क्या चाह रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें कि जो HB है वो बाइंड हो गया है H पॉजिटिव से। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ। और जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट CO2, ट्रांसपोर्ट जब इससे बाइंड होगा, जब इससे मिलेगा, जैसी संगत वैसी रंगत, तो CO2 को क्या करेगा, बाइकार CO2 एज बाइकार्बोनेट आयन विद मिनिमम चेंज इन पीएच। पीएच में इतना चेंज नहीं आएगा बच्चों, मामूली सा चेंज, ना के बराबर चेंज, और उसको बोलेंगे आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं बात? जब ये हेल्प टू ट्रांसपोर्ट CO2, जब ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड कर करके हीमोग्लोबिन, तो उस कंडीशन को बोलेंगे, उस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को आप बोल सकते हैं आइसोहाइड्रिक। आइसोहाइड्रिक जो दिया हुआ है, आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है कि नहीं, बोलो यार, बोलो ना। चलिए, अब ये कह रहा है इन लंग्स HB कंबाइंस विद O2। लंग्स में क्या होता है, लंग्स के भीतर क्या बात होती है कि हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है, मेरे चांद, हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है किसके साथ, O2 के साथ, एंड H पॉजिटिव आयंस आर रिमूव एंड कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट आयन, जो कि बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होते हैं। और फिर क्या होता है, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विद डिसोसिएट टू रिलीज CO2। अब इसका मेन मेन मुद्दा आप समझने का कोशिश करिए कि ये कह रहा है कि लंग्स के भीतर, लंग्स में हीमोग्लोबिन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H पॉजिटिव के जो आयन है वो रिमूव होंगे एंड कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट आयन। और यही H पॉजिटिव के आयन्स, यही हरामी आयन्स कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाएंगे बाइकार्बोनेट आयन से, और फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड का, जो कि डिसोसिएट होगा और CO2 रिलीज होगी। ठीक है, अब मेन मेन मुद्दा मैं समझाने का कोशिश यहाँ पर कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर कर लेते हैं अपन, कोशिश यहीं पर कर लेते हैं, इसी स्लाइड के भीतर हम कर लेते हैं, उसको मिटो देते हैं सारे को। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करूँगा यहाँ से, तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मेन मेन मुद्दा आप समझिए जो इस स्लाइड में भी नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर पहले बता देते हैं हम, है ना। तो ये R है, ये यहाँ पर बॉन्ड है, और ये C है। इस C बॉन्ड के बाद फिर ये NH2 है, NH2 के साथ लोन पेयर है, ऊपर लगा हुआ N पर लगा हुआ लोन पेयर है, सॉरी, N पर लगा हुआ लोन पेयर है। तो लोन पेयर जब इस पे लगा हुआ है बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से एक बात को ध्यान ध्यान धरेंगे और ध्यान से सीखेंगे, चीज़ें सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर C है, तो इसको, ये जो है OO
H और C, यानी मेन मुद्दा क्या है, COOH एक तरफ है और NH2 एक तरफ है और R एल्काइल ग्रुप ऊपर की तरफ है। तो आपने बुक में देखा होगा कि प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 H हैं, तीसरा H जुड़ेगा तो NH3 हो जाएगा। विल यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक कंडीशन थी जो मैं आपको बता रहा था कि जब आपके हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तब अमीनो ग्रुप जो है बेस की तरह रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? बेस की तरह रिएक्ट करेगा, यानी एक्ट एज ए बेस एंड एक्सेप्ट द प्रोटोन, और प्रोटोन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट ही तो किया है अमीनो ग्रुप ने। ये जो NH3 हुआ है, ये H2 था, NH3 हुआ है, तो यहाँ पर इसने यही तो किया है कि जब एक्सिस हाइड्रोजन आयंस का सिक्रेशन है तो उसके होने से अमीनो ग्रुप ने बेस की तरह वर्क किया है। अमीनो ग्रुप ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है प्रोटोन को। तो प्रोटोन का एक्सेप्टर क्या हुआ, प्रोटोन का एक्सेप्टर क्या हुआ, बेस हुआ। विल यू गेटिंग माई पॉइंट? एक सेकंड में इरेजर ले लेता हूं, आई हैव, ठीक है। अब दूसरा चीज सुनिए, वाइल द फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन रिलीज प्रोटोन टू न्यूट्रलाइज एन एल्कलाइन कंडीशन। अब एक एल्कलाइन कंडीशन आ गई है, तो आप पहले तो एसिड वाली कंडीशन मैंने समझा दी है, अब एल्कलाइन कंडीशन में भी सेम ऐसा ही होगा कि आर यहाँ पर, इसको मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ना, ठीक है, आर यहाँ पर है, फिर सी यहाँ पर है, फिर COOH यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर H2N मैंने लिखा है, तो NH2 यहाँ पर है और H यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जाएगा, दूसरी तरफ जब जाएगा, तो ये वाला जो है H यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये मान करके चलिए ये निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मिटाने का प्रयास करूँ तो ये मिट जाएगा यहाँ से। तो वहाँ पर जा करके क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए, जू का तो रहेगा मामला, यहाँ पर नेगेटिव आयन आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये था, इस तरफ जाएगा एरो के साइड, तो अब दूसरा केस समझिए, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये H एल्कलाइन कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब एल्कलाइन कंडीशन बॉडी में आ जाए यानी बेस की मात्रा बढ़े, तो होगा क्या उस टाइम, उस समय, उस घड़ी में, कि ये निकलेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव आयन होगा और कुछ नहीं होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जी हाँ, आप बहुत अच्छे से, अच्छे बालक हैं, बिल्कुल समझ ही रहे हैं बातों को, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है मेरे चांद। अब फॉस्फेट बफर सिस्टम आ गया है, तो फॉस्फेट बफर सिस्टम भी कैसा बफर सिस्टम है, इंटरसेल्यूलर बफर सिस्टम है मेरे चंदा सूरज। ये भी क्या है, इंटरसेल्यूलर बफर सिस्टम है। लेस इंपॉर्टेंस इन प्लाज्मा, लो कंसंट्रेशन, यानी मैं अगर मेन मुद्दा आपसे बात करने का कोशिश करूं, तो मैं आपको अगर मेन मुद्दा बताऊं कि इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल pH एट 7.4, जो 7.4 ब्लड का होता है ना, उसको भी ये जो है मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। द फॉस्फेट कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन इंटरसेलुलर फ्लूइड्स, मैंने आपको बताया कि फॉस्फेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड्स में ज़्यादा होता है। द फॉस्फेट बफर सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटर ऑफ pH इन साइट्रोसोल, जो आपका साइट्रोसोल है ना बेटा, साइट्रोसोल के अंदर वो pH रेगुलेशन का जो काम करता है वो यही बफर सिस्टम काम करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉइंट लिखते भी रहिए कॉपी में। दिस सिस्टम इज फाउंड इन द सेल एंड किडनी, किडनी जो आपका रीनल सिस्टम है, जो किडनी है ना, उसमें भी ये सिस्टम पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार पूछा गया बच्चों से कि आप ये बताइए कि किडनी में पाया जाता है कि, तो किडनी में भी ये किडनी में जो होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम पाया जाता है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब मोनोहाइड्रोजन और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है वो बहुत ध्यान से रखिए।
मोनो का मतलब है जहां पर सिंगल हाइड्रोजन है, और जहां पर दो हाइड्रोजन है वो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है। यानी दो कंडीशंस हो गई। एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है HPO4 2 नेगेटिव, ये क्या है, मोनो हाइड्रोजन है। और ये क्या है, डाई हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो है कंसिस्ट मिलकर के बना होता है मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट से। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिवर्सिबल है। समझ में आ रही बात? तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बात जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि, अब सुनिए, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एंड मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन मेजर कंपोनेंट है इसका। ये डाई हाइड्रोजन, ये मोनो हाइड्रोजन, ये बहुत मेजर कंपोनेंट है इसका। थोड़ा सा ये ले लेते हैं रंग बिरंगे के लिए। तो ये मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट है। यहाँ पर मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोटोन डोनेट एसिड, डोनर 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 है। तो डोनर तो एसिड हो गया, और ये एक्सेप्टर है। यानी डाई हाइड्रोजन और मोनो हाइड्रोजन की बात अलग है। तो ये डाई हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डाई मतलब दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दो हाइड्रोजन है, तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है। तो ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है डोनर है प्रोटोन का, जो प्रोटोन को दान करेगा, दाता होगा, उसको एसिड बोलते हैं, और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। As in the bicarbonate system reactions, the proceed to right release of H positive ions, pH goes down। जी हाँ, जैसे जैसे H positive ions बाइकार्बोनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे जैसे H positive ions बढ़ते हैं, वैसे वैसे pH जो है डाउन चला जाता है। और pH अगर डाउन जा रहा है, H positive की आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही, तो वो एसिडिक हो रहा है, यानी एसिडियोसिस हो रहा है। समझ में आ रही है बात? एंड दोज टू लेफ्ट pH इंक्रीज। Phosphate are major anion in intercellular fluid and minor anion in extracellular fluid। देखो, इंटरसेल्यूलर में मेजर भारी भरकम कंसंट्रेशन इनकी मिलती है, तो ये क्या है, इंटरसेल्यूलर में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे एनायंस हैं। एनायंस आपको पता ही है, एनायन कैटायन, यानी पता ही है आपको एनायन और कैटायनिक चार्ज का। तो वो ज़्यादा बताना मुनासिब है या नहीं है, वो आप चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या एनायन होते हैं और क्या कैटायन होते हैं। ठीक है। तो इंटरसेलुलर फ्लूइड में, और माइनर मतलब कम या छोटा, क्यों माइनर सा है, कम ही है, ऐसे कह सकते हैं। तो कहते हैं ना माइनर सा कट है, ये वो है। तो वो वाला माइनर है। माइनर एनायन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, दो तरीके से आप समझने का कोशिश करें मेरे बच्चे, कि HPO4 है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जाकर के एक H से एक H मिलेगा, मतलब कहने का मतलब है ये 1H था प्लस 1H इक्वल्स टू H2। तो ये ऐसे आया, और PO4 तो था ही, तो H2PO4। और इधर क्या हुआ, प्रोटोन को इन्हें क्या करा भाई, इन्हें एक्सेप्ट करा, यहाँ पे डोनेट नहीं, एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने इसको, देखिए H2PO4 तो अलग है और OH अलग है, तो ये H2 एक तरफ है, मैं आपको मान करके चलता हूँ। इस H में से एक H निकल जाएगा, तो एक H बचेगा, जाहिर सी बात है। तो HPO4 हो जाएगा इधर। समझिए बात को, ये H2 था, एक H बचा हुआ है। तो OH के साथ में इसने कहा OH बचा हुआ है, तो मैं OH संग शादी कर लूँ क्या? तो OH संग जब इसने शादी कर ली, तो H2O बन गया यहाँ पर। हैव यू गॉट, विल यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है क्या पागलों? चलिए, मोनोहाइड्रिक फॉस्फेट इज फॉर्म व्हेन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट वीक एसिड, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट वीक एसिड कंबाइंस विद स्ट्रॉन्ग बेस। जब मोनोहाइड्रोजन बनते हैं, जब वीक एसिड, यानी आपने पहले केस में देख लिया
ठीक है, और दूसरे में डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस H पॉजिटिव आयन इन किडनी ट्यूब्यूल्स दैट देन कंबाइंस विद द मोनोहाइड्रिक फॉस्फेट। पहली बात है मोनोहाइड्रिक की, इसने बात की थी। मोनोहाइड्रिक में इसने कहा कि जब बनते हैं व्हेन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट वीक एसिड कंबाइंस विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी पहले वाले दूसरे वाले केस में इसने पहले ही कह दिया, दूसरे वाला केस ये है और पहले वाला केस वो कह रहा है कि डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ये देखिए H पॉजिटिव में, तो ध्यान से देखिए आप, तो आपको क्लियर हो रहे होंगे पॉइंट धीरे धीरे। आई होप आपको समझ आ रहा है। रेशो ऑफ बेस टू एसिड, रेशो ऑफ बेस टू एसिड 4:1 होता है। इन एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड Na2H2PO4 of sodium dihydrogen phosphate act as important buffer constituent। कैसे ये काम करते हैं? कैसे काम करते हैं, यानी कैसे करते हैं? एक्ट एज इंपॉर्टेंट बफर कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में ये वर्क करते हैं। बट इनसाइड सेल पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्रीडोमिनेंट, यानी सेल के अंदर इसने कहा ये प्रीडोमिनेंट रहते हैं दोनों चीज़। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर होगी मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। तो ध्यान रखें अपना और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, क्योंकि परफेक्शंस तो हर किसी में नहीं आते, हम भी आपसे सीख ही रहे हैं और जो समय मिल पाता है, और शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और सोटिक्स भी दीपक सर पढ़ा रहे हैं, तो उनके भी आप लेक्चर लगातार लें और फेसबुक के पेज पे जाएं, लिखें फार्मेसी विदर्स और उसको भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, तो वो सब आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट से चलेगा और वेबसाइट का काम चल ही रहा है। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।